Hello friends, our next lecture about the atomic spectra. एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने से पहले सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि क्या चीज से ये कैसे ऑब्जर्व होता है, ये किस तरह का अरेंजमेंट है, ये क्या होता है। जैसे बहुत से बच्चे अभी स्पेक्ट्रा का नाम ही नहीं जानते हैं, सुने होंगे, तो हम ऐसे कुछ आपको इस तरह से बताने का प्रयास करते हैं जिससे आपको कुछ आउटलाइन मिले। जैसे एक सबसे नेचुरल स्पेक्ट्रम का पहले चर्चा हम लोग करते हैं। नेचुरल स्पेक्ट्रम का मतलब है, कभी आपने देखा होगा बारिश के दिनों में शाम के समय जो है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो वहां पे आपने देखा होगा इंद्रधनुष टाइप का बन जाता है। कभी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसे हम लोग कहते हैं रेनबो ऑफ कलर्स। रेनबो ऑफ कलर्स ये स्काई में बनने वाला नेचुरल स्पेक्ट्रम है। नेचुरल स्पेक्ट्रम जो सीरीज ऑफ कलर बैंड बन रही हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा ही ऑब्जर्वेशन हम लोग एलिमेंट्स के केस में करेंगे, एटम्स के केस में करेंगे। जब भी व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि सनलाइट व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट विच हैव ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, which have all types of wavelength। जैसे हमने कहा एलईडी की रोशनी, बल्ब की रोशनी, सीएफएल की रोशनी, और जो है आपका ट्यूबलाइट की रोशनी, सनलाइट, ये सब क्या है आपके व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जिसमें हर तरह की वेवलेंथ पाई जाती है। तो हम लोग किसी व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करें, जब आप प्रिज्म से पास करेंगे तो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है विबग्योर, विजिबल रीजन, जिसमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर तरह की वेवलेंथ। तो आप जानते हैं जब भी रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डेविएट होती है। तो आपको मालूम है रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसलिए इसका डेविएशन लीस्ट होता है, और वायलेट कलर की लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए इसका डेविएशन क्या होता है, मोस्ट होता है, मतलब ज्यादा डेविएशन होता है। तो अब देखिए, अगर सातों कलर को आप व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिसमें सातों कलर पाए जाएंगे, इनको अगर आप प्रिज्म से पास करिए तो प्रिज्म से पास करने के बाद ये इन लाइट्स का डिस्पर्जन होगा, इनके बीच में थोड़ा स्पेस बनेगा। रेड का डेविएशन लीस्ट और वायलेट का डेविएशन मैक्सिमम, तो अपने आप ये दूर दूर हो जाएंगे। ऐसे तमाम कलर होंगे, उनका डेविएशन भी जो है कुछ ना कुछ होगा। तो आप देखेंगे सातों कलर का जो है एक बैंड के रूप में, ये लाइन के रूप में दिखाई देना आपको शुरू होगा। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो जो अरेंजमेंट आता है कलर बैंड्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो कलर बैंड्स का यानी विबग्योर का अरेंजमेंट आता है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, इस चीज को आप देखिए, तो आप ये कह सकते हैं ये अगर हम लोग बैंड को ऑब्जर्व करें और कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो, जैसे हम वही नेचुरल स्पेक्ट्रम का एग्जांपल लेते हैं। जब आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनते हुए, तो उसमें जो कलर होते हैं, ब्लू, जैसे देखिए विबग्योर है, वायलेट जो है इंडिगो से, इंडिगो जो है ब्लू से, ब्लू जो है ऑरेंज से, ऑरेंज जो है ग्रीन से, ग्रीन जो है रेड से, ऐसे मर्ज करते हुए एक के ऊपर एक दिखाई देते हैं। मर्ज का मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। तो जब कलर मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे में, तो मर्ज करने की वजह से इसमें गैप नहीं है। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे जो इस बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेनबो ऑफ कलर नेचुरल स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या हुआ, वही रेनबो ऑफ कलर में जो कलर्स हैं सब एक के ऊपर एक मर्ज करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, यहां रेनबो ऑफ कलर जो है, ये रेनबो ऑफ कलर, ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं,
अरेंजमेंट को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है भाई, इसी अरेंजमेंट रेनबो ऑफ कलर को हम लोग क्या कहते हैं, अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। और जो इनका डिस्पर्जन होता है, यानी व्हाइट लाइट का, व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को जब आप प्रिज्म के द्वारा पास करते हैं तो डिस्पर्जन ऑफ कलर होता है। और ये बनाता है क्या, कलर बैंड, कलर बैंड का फॉर्मेशन करता है। और इसी कलर बैंड को ही जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने कहा था, जो बोला आपसे, कलर बैंड जो है ये मर्ज करते हुए दिखाई देते हैं, मर्जेस टू ईच अदर, मर्जेस टू ईच अदर। और ये मर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग किसी एटम्स को जो है क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्साइट करेंगे। एटम्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और एटम्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल में, और उसके फलस्वरूप जो अरेंजमेंट हम लोग ऑब्टेन करेंगे उसी को हम लोग जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन का मतलब है यहां पे जो आपको बैंड दिखाई दे, जो लाइन मतलब जैसे हमने आपसे कहा ना कि रेडिएशन इमिट करेगा और वो रेडिएशन इमिट करने के बाद फोटोग्राफी प्लेट पर हम लोग ऑब्टेन करेंगे, तो वो किस रूप में, बैंड के रूप में दिखाई दे रहा है कि लाइंस के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर लाइंस क्लोजली स्पेस्ड हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर एक दूसरे से मर्ज करते हुए दिखाई दे, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यहाँ एटम्स का कोई भी स्पेक्ट्रा जो है अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहां जो उसके द्वारा रेडिएशन जो इमिट होगा, उस रेडिएशन को अगर फोटोग्राफी प्लेट पे आप ऑब्टेन करेंगे तो आप वहां पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, लाइंस के रूप में, जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइंस जो है आपको दिखाई देगी। और इसी वजह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वास्तव में लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो तरह का होता है। लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आइए देखते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। These are of two types: emission spectrum और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दो के बारे में ऑब्जर्व करना है। अब खासियत इसकी जान लीजिए, किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट का जो इमिशन स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ डिफाइन करेगा या फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेगा, वही फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी डिफाइन करेगा। तो कहने का हमारा अभिप्राय है, मतलब या कहिए मीनिंग यह है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में बस रेडिएशन इमिट करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे।
और आज के सिर्फ हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन सही पूरा पढ़ा जाएगा और इसमें तमाम लाइंस जो डेवलप करती हैं धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो काफी टाइम लेगा ये इमिशन का। इसको और ये बहुत छोटा सा है, इसका नेक्स्ट डे वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा। आज का जो है हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करने चलते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रा होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो आपको मालूम है, जैसे हमने ले लिया ये डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, चूंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, हाइड्रोजन का ही ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हम लोग जो यहाँ पे गैस भर रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस इसमें ले लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस ले लिया और इसमें जो है हाइड्रोजन गैस लेने के बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जैसा कि आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में देखा था, डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने हाइड्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस भर लिया और आपने क्या किया, इसमें लो प्रेशर पे हाई इलेक्ट्रिक करंट पास किया, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं इसे हीट करिए। मतलब हीट करना है, इतना आप हीट सप्लाई करिए जिससे कि इसके अंदर की जो गैस है वो आयोनाइज हो जाए और आयोनाइज होने के बाद ये यहां से रेडिएशन को इमिट करता है। तो हमने यहां पे स्लिट ले लिया, हमने यहां पे आपको दिखा रहे हैं ये स्लिट, स्लिट ले लिया। और अगर स्लिट की बात करते हैं तो ये आपका स्लिट होगा, स्लिट से पास हो रही ये रेडिएशन, स्लिट से पास हो रही और स्लिट से पास होने के बाद इसको हम लोग स्ट्राइक किस पे कराते हैं, प्रिज्म पे। ठीक, तो आप अगर आप चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करिए और चाहे जो व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो यहां से जो रेडिएशन इमिट कर रही है, अब इस रेडिएशन में जितने भी तरह की वेवलेंथ होंगी या जितने भी तरह की फ्रीक्वेंसी है, प्रिज्म क्या करेगा, उनको डिस्पर्स करेगा और ऐसा डिस्पर्स करेगा तो उनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसी को ध्यान दें, यहाँ पे ऐसे डिस्पर्जन होगा इस तरह से। कई लाइंस आप दिखा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लाइंस को दिखा दीजिए और इसे हम लोग जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया, फोटोग्राफिक प्लेट ले लिया। अब इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो लाइंस पड़ रहे हैं उनको क्लोजली इंस्पेक्ट किया, इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, क्लोजली इंस्पेक्ट किया। अब जब हम ये इस पे पढ़ने वाली लाइंस को क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देगा, अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जगह जगह पे आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से। और जैसे जैसे ये जो है इसका एनर्जी जो है चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे ये पास भी होते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे लाइंस पास होते हैं, कैसे दूर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, तो लाइंस के बीच में स्पेस है, देखिए इनके बीच में ये स्पेस है, ठीक, ये आपकी लाइंस बन रही हैं। तो लाइंस के फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन अगर आप देख रहे हो तो लाइन कहीं एक दूसरे से मर्ज नहीं कर रही या एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती हुई यानी ओवरलैप करती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या स्टैक करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आर
डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या इसी कहते हैं डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमने आपसे बताया कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे हाई इलेक्ट्रिक करंट या हीट किया आपने, और हीट करने पर जो हाइड्रोजन गैस में भरा है वो आपने क्या किया, उसे आयनाइज किया, रेडिएशन इमिट कर रही है, स्लिट के जरिए पास होने के बाद प्रिज्म पे स्ट्राइक किया, फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर, और उसके बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्लोजली इंस्पेक्ट किया आपने, और जब क्लोजली इंस्पेक्ट किया तो आपको लाइंस के रूप में अरेंजमेंट दिखाई दे रही हैं। इन लाइंस को ही हम लोग कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइंस एक दूसरे के ऊपर मर्ज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट्स की, चाहे वो गैस फॉर्म में हो चाहे वो सोल्यूशन फॉर्म में हो, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से कभी मैच नहीं करता। ये कंडीशन है। किसी भी एलिमेंट का जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट से कभी मैच नहीं कर सकता। इसी वजह से हम लोग इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स। जैसे आपने कभी गौर किया हो, पहले सोनी टीवी पे सीआईडी सीरियल आता था, आपने ध्यान दिया होगा, सोनी टीवी पे सीआईडी सीरियल आता था, और सीआईडी में जो है शिवाजी साटम साहब जो है उनका एक इशारा रहता था कि फिंगरप्रिंट कभी भी दूसरे से मैच नहीं करती, कभी भी किसी दूसरे शख्स से एक आदमी की फिंगरप्रिंट मैच नहीं करती। तो अगर फिंगरप्रिंट मिल रहा है इसका मतलब ये आदमी वहां पे प्रेजेंट था। तो इसी तरह से अगर किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम एक दूसरे से नहीं मैच कर रहा है, जैसे कि फिंगरप्रिंट एक आदमी से दूसरे आदमी का नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स, प्रिंट ऑफ एटम्स, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स भी आप इसे कहते हैं। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, इसके आधार पे आप ये कह सकते हैं, जैसे हमने लिया एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया जैसे सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो है वेपर अगर लेते हैं, या सोडियम का साल्ट सॉल्यूशन, तो आपको मालूम है इसका जो लाइन आता है टू लाइंस, और वो लाइन जानते किस कलर का होता है, येलो लाइन। और आपको मालूम है इन दोनों लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर, ये दो फ्रीक्वेंसी होती, दो फ्रीक्वेंसी होती 589 नैनोमीटर और 589.6 नैनोमीटर। इसका मतलब हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अब ये जो सोडियम का स्पेक्ट्रम अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, दो लाइन आपको दिखाई देंगे। तो इसी तरह से ये चाहे आप इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखिए चाहे इमिशन देखिए, हमेशा फ्रीक्वेंसी इसकी यही रहेगी। इसी के करस्पॉन्डिंग डार्क बैंड या लाइंस आपको दिखाई देंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर किसी एलिमेंट का, आपको अननोन एलिमेंट है, उसका स्पेक्ट्रम आप ऑब्जर्व करते हैं, और उस अननोन स्पेक्ट्रम का, अननोन एलिमेंट का स्पेक्ट्रम जो है, जो वेवलेंथ आती है वो किस रेंज की आती है, इस रेंज की आती है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम है कि वास्तव में ये जो रेडिएशन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सोडियम के लिए है, इसका मतलब जो अननोन एलिमेंट या कंपाउंड है वो क्या होगा, सोडियम हो सकता है। ये सीधा सीधा एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इस तरह से, और इसीलिए हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें, आपको मालूम है जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट बुन्सन साहब थे, आर बुन्सन साहब थे। ये जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया। इन्होंने सबसे पहले
फर्स्ट ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रम, और आप जानते हैं इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम की एनालिसिस करने के बाद तमाम एलिमेंट्स की बात, जैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया इन्होंने पहले, और इसके बाद तमाम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई। सेवरल एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से एलिमेंट जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा डिस्कवर्ड हुए हैं। सेवरल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय स्पेक्ट्रल एनालिसिस। ये टॉपिक ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज, एलिमेंट्स के नाम देखिए, रूबिडियम, सीजियम, इंडियम, स्कैंडियम एटसेट्रा। ये सारे एलिमेंट जो आपके हैं, और भी हो सकते हैं, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो आपने स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा ऑब्जर्व किया। और अगर आपको याद हो, आपने नेचुरल स्पेक्ट्रम की बात की, तो सन की जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस है, सन की जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस है, उसके द्वारा हम लोग हीलियम का डिस्कवर किया। हीलियम की जो डिस्कवरी हुई, यानी हीलियम एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई, वो सन के जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा हुई। बाकी कुछ इसके कंपाउंड, इस एलिमेंट की डिस्कवरी जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस के द्वारा ही यहां पे हो रही है। ठीक है भाई, इसको राइट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए इसको, जो भी चीजें दिक्कत आपको हो रही है देखिए। अब हम लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जनरेट कैसे कर रहा है। तो आइए इसी को देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन में ये सभी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आइए, तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का मतलब ही ये हो गया, जब हाइड्रोजन ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे सिंपलेस्ट एटम होता है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और से हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पे हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन एलिमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहली चीज आइए देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। आप बता दे फिर से वही चीज, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया आपने और उस डिस्चार्ज ट्यूब में आपने जो है कैथोड एनोड क्रिएट करके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर लिया, लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस जो है भरने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो इसके अंदर की गैस आयनाइज होगी और उससे रेडिएशन निकल रही है। उस रेडिएशन को स्लिट के माध्यम से आप प्रिज्म पे स्ट्राइक कराएंगे। प्रिज्म जो है उसको डिस्पर्स करेगा, डिस्पर्जन ऑफ कलर करेगा या डिस्पर्जन ऑफ लाइट करेगा, और वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो जाकर के फोटोग्राफिक प्लेट पे स्ट्राइक करेगी। और उस फोटोग्राफिक प्लेट को अगर आप क्लोजली इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको अरेंजमेंट मिलेगा, और वो अरेंजमेंट किस रूप में रहेगा, लाइंस के रूप में दिखाई देती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन ये सब चीजें कैसे होती हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एक पॉइंट लेकर के चलते हैं, फिर कैलकुलेशन भी बताएंगे, फिर स्पेक्ट्रल लाइन कैसे क्रिएट हुई इसको भी चर्चा किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस हो गया। और आपको मालूम है इसके चारों तरफ जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखा, 1 2 और इस सेल से एनर्जी लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको।
यहां ये n बराबर 1 दिखा रहे हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ये आपको मालूम है n बराबर 1 2 3 4, ये सीधा सीधा आपको है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हर सेल का अपना एक एनर्जी लेवल होता है। ये मालूम होगा आपको, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी लेवल ये फिक्स होती है। अगर आपको ध्यान होगा तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। तो अगर आप यहाँ पे n बराबर 1 रख रहे हैं तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो E1 बराबर हो जाएगी -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना होता है 1 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी वैल्यू है? ये पहले वाली। अगर n बराबर 2 आप रख ले रहे हैं तो ये वैल्यू जो है E2 बराबर -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने पे आप कितना निकाल सकते हैं? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे n बराबर 3 रख लिया जाए तो E3 निकल आएगा, इसकी वैल्यू आती है -1.51। आप कैलकुलेट करिएगा, शायद यही आती है। n बराबर 4 रखने पे E4 की वैल्यू आएगी और वो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी वैल्यू आएगी आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो हम इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये आया वैल्यू, और इसकी वैल्यू है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 वाले की आ रही है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 4 वाले की आ रही है, ये सीधा सीधा आपकी वैल्यू आ जा रही है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी निगेटिव में है, और निगेटिव से ये देखिए, निगेटिव में ये हाई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू लो है, और निगेटिव में ये लो है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हाई हो रही। तो इसका मतलब न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे एनर्जी लेवल्स की, वैसे वैसे वो जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा इनफाइनाइट लेवल पे, हम लोगों ने कहा ना इनफाइनाइट लेवल पे जो एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेते हैं, वो कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। ठीक, अब 0 से फिर न्यूक्लियस की तरफ चलेगा तो माइनस में वैल्यू आती है। तो ये सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का नेगेटिव होना। ठीक है भाई, तो ये आपका ये वैल्यू हो गई। अब आप जान ही रहे हैं हाइड्रोजन एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर ये पहले सेल में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो जब भी आप हीट करेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो पॉइंट वाइज देखते हुए चलते हैं। ऑन हीटिंग, पहला पॉइंट, ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां पे जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब है इनके और इनके बीच में, देखिए जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है ना, तो -13 से 3 पे आ रहा है, 10 नहीं आया, 7 नहीं आया, 4 नहीं आया, 11 नहीं आया, 12 कुछ नहीं आ रहा, ये सब वैल्यू नहीं आ रही है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर है तो वो उसके पास एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इसमें पहुंचाना है n बराबर 2 में, तो कम से कम इन दोनों की जो डिफरेंस एनर्जी होगी उतनी एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तभी होगा, तभी यहां पे जो है एक्साइटेशन होगा।
एक्साइटेशन तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं। तो जब आपने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी, और एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेगा जब इनके बीच की एनर्जी वैल्यू को वो उसको मिले। मतलब अगर इसको मान लीजिए सपोज करिए 13.6 है, अगर इसको मान लीजिए 6-7 किलो जूल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक इनके दोनों के डिफरेंस की वैल्यू ना हो। तो इसका मतलब ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी लेवल में एंटर कर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एंटर कर जाएगा तब अब देखिए क्या चीज होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया यहां पे। ठीक, आपको मालूम है इस स्टेट को हम लोग कहते हैं, हायर एनर्जी लेवल को एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट, या आपकी ही बात कर रहे हैं, आप एक्साइटेड स्टेट में नॉर्मली आप एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे, क्या कहने का हमारा मतलब है कि जैसे आप खुद इमेजिन करिए, गुस्सा आपको बहुत आता है, लेकिन गुस्से को हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। उस लेवल पे आपका एनर्जी लेवल बहुत पीक पे होता है, लेकिन आप उस लेवल को हमेशा अडॉप्ट नहीं करते, आप हमेशा नॉर्मल स्टेज में रहना चाहते हैं। नॉर्मल स्टेज का मतलब इत्मीनान से बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, ये नॉर्मल स्टेज है। लेकिन अगर हमेशा आदमी गुस्से में ही दिखाई दे रहा है तो वो एबनॉर्मलिटी कहलाती है, एबनॉर्मल कैरेक्टर है। ऐसे लोगों को तुरंत जाना चाहिए और डॉक्टर से मिलकर के अपनी एबनॉर्मलिटी के बारे में उनसे डिस्कस करना चाहिए। तो ऐसे लोग सरवाइव भी नहीं करते, हमेशा वो मेंटल प्रॉब्लम से जो है वो जूझते रहते हैं। तो वही सेम चीज यहां पर भी है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेकर के नेक्स्ट एनर्जी लेवल में एंटर किया तो वहां रहने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल फिल करता है, और हायर एनर्जी लेवल लीस्ट स्टेबल, तो वो वापस आना चाहता है। वापस आने के लिए एक शर्त रहती है कि जैसे अगर आप इस घर में रहेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करना है, इतनी ही एनर्जी लेना है, इस घर में रहने के लिए इतनी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, इस घर में रहने के लिए इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इस घर में रहने के लिए इतनी एनर्जी है। जैसे आपके घर में अगर कोई आए, आपकी जो व्यवस्था है उसको चेंज करके कोई रह रहा है आपके साथ, तो आप कभी रहने नहीं देंगे, वो अनकंफर्ट फील कराएगा। यही सेम चीज यहां पर भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जब वापस आना चाहेगा तो उसे एनर्जी क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। अब आपका आ रहा है इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, जिसे आप कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जो होता है मतलब लेस टाइमिंग होता है। एक्साइटेड स्टेट जो होता है ये फॉर लेस टाइम, लेस टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। आपको मालूम है एलिमेंट जो है वो लगभग 10 की पावर -15 सेकेंड तक रुकता ही, लेस टाइम, अप्रोक्सीमेट 10 पावर -15 सेकेंड के लगभग रुकता है। अब इसे वापस आना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक, जिसे आप कहते हैं डी एक्साइटेड टू ए लोअर एनर्जी लेवल, टू ए लोअर एनर्जी लेवल by the evolution of
एक्सेस एनर्जी in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे कहिए फोटॉन। फोटॉन के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा फोटॉन के फॉर्म में। ठीक है भाई। तो आपने क्या कहा, जब किसी मेटल को हीट कर, जब किसी एलिमेंट को हीट करते तो इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो यहाँ हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्वांटाइज होना चाहिए, दोनों के बीच के डिफरेंस होना चाहिए। फिर ये वापस आ रहा है, तो वापस आएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा था, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है। यहां पर क्या हो रहा है, इवॉल्व कर रहा है, और इवॉल्व करने पर जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, देखिए E2 माइनस E1 होगा। और यहां पर भी जो है दोनों का डिफरेंस E2 माइनस E1 है। यही चीज कंडीशन करेंगे हमेशा, जो है हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व करने पर इमिट कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करने पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर इसी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखिए एनर्जी अगर इवॉल्व कर रहा है किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन। अब फोटॉन की एनर्जी क्या होगी, देखिए फोटॉन की एनर्जी क्या होगी। अगर हम फोटॉन की एनर्जी को ऑब्जर्व करें, फोर्थ पॉइंट है द एनर्जी ऑफ फोटॉन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होगा ये डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल्स क्या कहलाएगा, ये एनर्जी लेवल्स जो होगा दीज आर क्वांटाइज्ड, दीज आर क्वांटाइज्ड होते हैं। ऐसे नहीं कोई भी एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ 13.6 और 3.4 के बीच में भी कोई एनर्जी इवॉल्व कर दे तो हो जाएगा। उसको इवॉल्व उतना ही करना कि यहां से यहां पहुंच सके, और एब्जॉर्ब इतना ही करना जो 1 से 2 तक पहुंच सके। बीच की एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अगर यही चीज आप ध्यान रखिए, जब इसके बीच में कोई भी ना तो एब्जॉर्प्शन ना तो इमिशन दिखाई दे रहा है, तो जो हमें लाइन दिखाई देगी इस एनर्जी के करस्पॉन्ड, इस एनर्जी के करस्पॉन्ड, इस एनर्जी के करस्पॉन्ड, इस एनर्जी के करस्पॉन्ड, तो जब बीच में इतना गैप है तो लाइंस के बीच में भी क्या बनेंगी, गैप बनेंगी। और जब लाइंस के बीच में गैप बनेंगी तो ऑटोमेटिक आप उसे क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे। तो हमने क्या कहा, दिस टू एनर्जी लेवल्स। अगर इन दोनों एनर्जी लेवल्स को हम लोग करें, इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, कहां से आ रहा है भाई, N2 टू N1, N2 लेवल से आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू En2, जो N2 लेवल की एनर्जी होगी और जो N1 लेवल की एनर्जी होगी एक होगी भाई En2। आपको मालूम है कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी जो होती है फोटॉन की वो hc/λ होती है। एनर्जी जो होती है फोटॉन की वो hc/λ होती है। तो अगर हम इसी को लिख दें यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू En2 माइनस En1। ये सीधा सीधा एक फार्मूला आ जा रहा था। इस फार्मूले को आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए ये लिख लीजिए इस फार्मूले को, ESC
ये फार्मूला हो गया। और आपको मालूम है इन दोनों वैल्यूज को हमने कहा था कि दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड, दीज वैल्यूज आर क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स होता है। एक वर्ड हम बार बार यूज करें क्वांटाइज का मतलब समझ रहे नहीं आप, क्यों भाई? क्वांटाइज्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। क्वांटाइज का मतलब एक फिक्स वैल्यू। जैसे एक सामान्य सा एग्जांपल लेते हैं आपके घर में सॉरी आपके घरों में सीढ़ी बनी हुई। अगर आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर ही तो पैर रखते हैं। क्या आप ऐसा भी अनुभव करते हैं एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी के बीच में जो गैप होता, जो स्थान है, उस पर रुक सकते हैं? नहीं। तो ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो फिक्स वैल्यू है, अगर बीच में आप नहीं रुक सकते तो इसी को क्वांटाइज्ड है। तो सीढ़ी चढ़ना भी क्वांटाइज्ड है। उसी तरह से एक सेल से दूसरे सेल में मूवमेंट करना एनर्जी लेकर के भी क्वांटाइज्ड है। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? क्वांटाइज्ड हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप देखिए लैम्डा की जो है स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है। हमने क्या कहा? लैम्डा की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इस यहाँ पे एनर्जी की यहाँ पे लैम्डा की अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसके बीच में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसका मतलब है जो लाइन आएगी इसके करस्पॉन्ड, इससे करस्पॉन्ड, इसके करस्पॉन्ड, इनके बीच में काफी गैप है, इनके बीच में काफी गैप, इनके बीच में गैप है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। उनके बीच में स्पेस होगा। इसी वजह से हम लोग इसे क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसी को, थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम एक देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सिंपल से है, कुछ साइड कट भी बताएंगे आपको जिससे आप आसानी से सोल्यूशन भी कर सके, सॉल्व भी कर सके क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। फाइंड द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। फोटॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम when electron makes transition, when electron makes transition n is equal to 3 to n is equal to 1, n is equal to 3 to n is equal to 1। ठीक है भाई। तो आप जानते हैं ये हाइड्रोजन है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा? 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम है। अब यहां n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 1 है। 3 से 1 में जा रहा है, यानी 1 में जा रहा है। तो अगर आप इसी को ऑब्जर्व करें तो जो एनर्जी ऑफ फोटॉन होगा वो हो जाएगा E n3 माइनस En1। अब देखिए यहां पे ये न्यूक्लियस था, ये आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आ रहा है? ये n इज इक्वल टू 3 और ये n इज इक्वल टू 1। तो यहां से यहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां आ रहा है और इसमें जो एनर्जी है उसी को कैलकुलेट करना है। ठीक, समझ में आया भाई? एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हमें जो एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाला था, अभी एनर्जी En बराबर लिखा था, En बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो लिखा था ना अभी आपने शुरुआत में। तो अब यहां थर्ड के लिए कह रहा है,
तो यहां पे हो जाएगा -13.6, जेड की वैल्यू 1 ही है, n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, -13.6 अपॉन 9 प्लस 13.6, ये वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको जो है सॉल्व करना चाहें, ठीक है, सॉल्व करना चाहें तो अभी आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फोटॉन, और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गया, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गया। यानी यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी की वैल्यू लग रही है वो अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप डिफरेंस निकाल, पहले की वैल्यू कितनी थी, E1 की वैल्यू थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E3 की वैल्यू थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, यही द्वारा इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, यही आना चाहिए, आए रहा ठीक है, जो भी वैल्यू है यही आ रहा। तो ये एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको मिल गया, एनर्जी ऑफ फोटॉन। अभी आपने निकाला था एनर्जी ऑफ फोटॉन बराबर Sc बाई लैम्डा। आपको निकालना क्या है, एनर्जी तो मिल गया, वेवलेंथ निकालना है। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको मिल गया है, तो लैम्डा बराबर निकालना है h c अपान एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये हो गया, ये सीधी सीधी वैल्यू हो गई। अगर आप इसी को रख दीजिए, h की वैल्यू जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और c इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है अपान ई फोटॉन आपका है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसको 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब आप इसको निकालें, इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। आपको लगेगा ये काफी टिपिकल है, कहेंगे कहाँ सर क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, तो कौन सी बड़ी बात है, इसको तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक आपको साइड ट्रिक बताएं, चलने साइड कट बता रहे हैं, जिसको आप फॉलो करें और उसकी सहायता से आप जो है इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आइए देखें लैम्डा कैसे निकालना है। तो साइड ट्रिक कहां से यूज कर रहे हैं, देखिए इसको अलग कर लीजिएगा भाई, साइड ट्रिक यूज करने चाहिए। तो साइड ट्रिक में हमने कहा, अगर लैम्डा को, लैम्डा इज कैलकुलेटेड इन एंगस्ट्रॉम, अगर लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना चाहते हैं, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5 अपान वैल्यू रख दीजिए एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये अब आप पूछेंगे ये कहां से है, तो ये फिक्स वैल्यू है। अब इसको आप फिक्स वैल्यू है, इसको याद कर लीजिए, बस आपको आइडिया है। जैसे आप यहाँ पे निकालना है लैम्डा 12375 अपान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कितनी दी गई थी, अभी निकाला था आपने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करिए तो लगभग 1000 के रेंज में आ रहा है। इसको 2 जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो वहां बढ़ा दीजिए, तो अब आप देखेंगे तो ये लगभग आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो अच्छी आती है 1024 एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू आती है। ये आंसर हो गया। और ये आप जानते हैं यूवी रीजन है,
ये यूवी रीजन, ये ट्रिक आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट तो ये है, दूसरा शॉर्टकट आइए देखते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और दूसरे शॉर्टकट में सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, अनदर शॉर्टकट। तो अभी आपने एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाला था, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू En2 माइनस En1, ये वैल्यू रखा था। और ये वैल्यू आपने निकाल लिया Sc बाई लैम्डा, और ये निकाल लिया था -13.6 अपान N2 स्क्वायर Z स्क्वायर, ये हो गया -13.6 Z स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। ये तो किया था भाई, इसको आप जानते हैं ब्रैकेट अगर ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा -13.6 Z स्क्वायर अपान N2 स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 13.6 Z स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर। अब इसमें कॉमन जो हो रहा है उसे कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, देखिए 13.6 Z स्क्वायर, अगर ये कॉमन हो जा रहा है 13.6 Z स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा नहीं, ये प्लस में है जिसको आगे ये माइनस में हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्यों भाई, लिखा जा सकता है ना भाई। और ये हो जाएगा Sc बाई लैम्डा। अब अगर इसी को आप देख लीजिए, बस देख लीजिए आप, अब इसी को रीअरेंज कर लीजिए। हमें यहाँ पे रखना क्या है, हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकालना है तो ये Sc को इधर ले आ रहा है, तो ये हो जाएगा 13.6 अपान Sc Z स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर 1 अपान N2 स्क्वायर। ये सीधा सीधा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लेगा, सीधा सीधा। और इसको सॉल्व कर दीजिए आप, इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, देखिए H और C सबकी वैल्यू रख दीजिए, H और C सबकी वैल्यू रखेंगे, तो देखिए H इज इक्वल टू, अभी आपने बताया 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड। C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको इसमें रखिए और Z बराबर तो 1 होगा ही, और H एटम हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं ना Z के लिए। अभी लास्ट वाला फार्मूला बस याद कर लीजिएगा, बस Z बराबर 1 रख लें। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दिए, पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट, तो आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, इसी को ले रहे हैं 13.6 इंटू Z स्क्वायर अपान Sc का, वो आ जा रहा 1.097 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। ये सीधा सीधा जो है वैल्यू आपको मिल जाए 097 इंटू 10 पावर 7, या 09 ही कर लीजिए, 1.09 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसे डिनोट किससे करते हैं, R से। इसे डिनोट हम लोग किससे करते हैं, R से। यानी इस न्यूमेरिकल वैल्यू को जो है आप यहाँ पे दिखा रहे हैं इससे R से। अगर आप इसी जगह पे R इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो आपका फार्मूला, ये इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 1 by lambda is equal to R, ठीक है। चाहे Z यहां रख सकते हैं भाई, Z तो 1 ही है, Z हटा दे रहे हैं क्योंकि Z की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो आपको, तो यहाँ Z स्क्वायर 1 अपान N1 स्क्वायर
1/n2 स्क्वायर। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू। एक फार्मूला ये आ रहा है आपको, जिसको आपको ध्यान देना है। इस फार्मूले को आपको याद करना है। मस्ट नो, मस्ट नो, आपको ये याद होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे n1 और n2 की बात करते हैं, n1 जो है हम लोग कहते हैं वेयर कम, जहां से ये आया है, यानी जैसे कहते हैं बाद वाला। और n2 फ्रॉम वेयर कम, कहां से आ रहा है, यानी ये बाहर वाला। जैसे कोई बाहर से आ रहा है सुल्तानपुर में, तो सुल्तानपुर में आ रहा है तो वो n1 हो गया, और लखनऊ से आ रहा है तो वो क्या हो गया, n2 की वैल्यू। तो ये n1 और n2 की वैल्यू, ये जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इतनी चीजों को आप पढ़िए। अभी इसमें चूंकि हमने कहा था इसमें काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतना आप पढ़िए। थैंक यू। आप इतनी चीजों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट